जितना ज्यादा धोखा खाओगे उतना सीखोगे, सही बात। है ना। तो आपने एक बार कहा था कि आरजेडी ने आपको धोखा दिया, पीठ में जो है छुरा घोंपने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने, और आप फिर से उसी पार्टी के साथ हैं। मुझे लगा कि मुझे धोखा दिया गया और मैंने जो बोला वो सही बोला। उस वक्त मतलब धोखा मिला था निश्चित तौर पे कि आप अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन इस बार जो आपने टिकट दिया इसमें एक भी सहनी समाज के, एक भी मल्ला समाज के किसी व्यक्ति को आपने टिकट नहीं दिया। सुन लीजिए ना, वन साइडेड नहीं बात होता है ना। ठीक, आप वन साइडेड बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल आपको किसी ने भेजा गया नहीं टारगेट नहीं, करके। बिल्कुल बिल्कुल टारगेट करके नहीं है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारे साथ मेहमान है ना, बड़े खास मेहमान हैं, बड़े वीआईपी हैं, और इनकी पार्टी भी वीआईपी है। पूरा नाम है विकासशील इंसान पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी। सहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खूब तैयारी चल रही चुनाव की, खूब व्यस्त होंगे आप, क्या लग रहा है आप तक? नहीं, बहुत ही अच्छा है। और चुनाव का समय है तो निश्चित तौर पे भागदौड़ भी ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कनेक्ट हो तो उसके लिए काम कर रहे हैं। और ये तो मेरा जॉब है एक हिसाब से, और हमने जो काम चुना है तो मेरा दायित्व है कि सही को सही और गलत को गलत बताना। एज ए विपक्ष में हम लोग हैं तो हमारा कर्तव्य है कि जनता का आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ लोग सुन नहीं रहे हैं और सुनाई नहीं दे रही है, वहाँ तक हमें पहुँचाना है। अच्छा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो हमसे कहते थे कि बेटा जीवन में जो है धोखा देना बड़ा गलत काम है, जी। लेकिन धोखा खाना बड़ा अच्छा काम है। जितना ज़्यादा धोखा खाओगे उतना सीखोगे, सही बात है ना। तो आपने एक बार कहा था कि आरजेडी ने आपको धोखा दिया, पीठ में जो है छुरा घोंपने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने, और आप फिर से उसी पार्टी के साथ हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धोखा देने वालों के साथ हैं तो उसका मतलब कि फिर से तैयारी कर रहे हैं धोखा खाने की? देखिए, उस समय जो हुआ था उस समय का सिचुएशन था। उस समय में हम गठबंधन में रहने के बावजूद मेरा सीट घोषणा नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मुझे धोखा दिया गया और मैंने जो बोला वो सही बोला। उस वक्त मतलब धोखा मिला था निश्चित तौर पे। जब सबका गठबंधन में सीट घोषणा हुआ और मेरा नहीं हुआ तो मुझे लगा कि धोखा हुआ और मैंने जो बोला वो सही था उस समय में, मुझे लगा। और मैं थोड़ा सा समझ सकता हूँ कि थोड़ा जल्दीबाजी किया, लेकिन तो भी मैं उस पे पीछे नहीं जाना चाहूँगा। मैं जो स्टैंड लिया था वो सही था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में हमने एनडीए के साथ गठबंधन किया और हमने चुनाव जीत के आया, हमारी विधायक बना, हम सरकार में मंत्री बने और हमारे से विधायक 4 ही भले बना लेकिन 74 से कम नहीं था। हमारे दम पर सरकार बना और सरकार को, मुख्यमंत्री को हमने बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नहीं बनता। उस समय भी मेरे पास बहुत बड़ा ऑप्शन था कि हम दूसरे दल के साथ समझौता करके डिप्टी सीएम बन जाते, सभी विधायक को मंत्री बना लेते। मैं दूसरे को धोखा दे सकता था लेकिन मैंने नहीं दिया। लेकिन मेरे साथ क्या किया, मेरे विधायक को खरीद लिया, मुझे उस मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जो मंत्रिमंडल हमने बनवाया था। तो आप बताइए कि धोखा सबसे ज्यादा किसने दिया? तो मतलब ये समझे तो आपको जो है दोनों तरफ से धोखा मिला, एक तरफ से ज्यादा मिला, एक तरफ से कम मिला। जहाँ कम मिला वहां आप साथ चले आए, कह सकते हैं। आपके परिभाषा से यही कह सकते हैं। लेकिन राजनीति में ये सब चीज बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोचना है, जो फास्ट हो गया उसके ऊपर ज्यादा क्या बहस करना है। अच्छा, इस बार जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर, तो एक आरोप आप पर यह भी लगे कि आप अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन इस बार जो आपने टिकट दिया इसमें एक भी सहनी समाज के, एक भी मल्ला समाज के किसी व्यक्ति को आपने टिकट नहीं दिया। चुनाव सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव नहीं, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा नहीं, आप मतलब मल्लाह समाज का नेता मानते हैं ना, सन ऑफ मल्लाह मानते हैं ना। सुन लीजिए ना, वन साइडेड नहीं बात होता है ना। ठीक है, आप वन साइडेड बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल आपको किसी ने भेजा गया टारगेट नहीं करके। बिल्कुल बिल्कुल टारगेट करके नहीं है। मैं फिशरमैन कम्युनिटी में जन्म लिया और फिशरमैन कम्युनिटी मेरे लिए परिवार है और मेरा फर्ज बनता है उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, और वो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और लड़ाई लड़ते लड़ते एहसास हुआ कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं बाहर रहकर हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहा है। तो जहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिनको हम आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पावर में आना पड़ेगा। पावर लोगों के उंगली में है, जनता के उंगली में है, और उसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ेगा और उनके जैसे आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो हमने पॉलिटिकल पार्टी जब बनाया तो पॉलिटिकल पार्टी जो होता है वो सभी जाति धर्म को लेके चलना होता है, सिर्फ एक व्यक्ति को लेके नहीं चलना होता है। ठीक है, और वही हम काम कर रहे हैं कि हम किसी एक व्यक्ति को लेके नहीं चले। हाँ, व्यक्ति के लिए हम काम करेंगे,
हमारे जो परिवार के लोग हैं, निषाद समाज जो है, उनके लिए हम बहुत काम करेंगे। लेकिन मेरी जो पार्टी है उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं और सभी को ध्यान देना है। और चुनाव जो होता है वो जीतने के लिए लड़ा जाता है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लड़ा जाता कि हमने इनको दे दिया उनको दे दिया, ऐसा नहीं है। घर वाले को दे दिया, परिवार को दे दिया, भाई को दे दिया या अपने जात को दे दिया, ये फॉर्मेलिटी निभाना हुआ। चुनाव अगर जीतना है तो अच्छे प्लेयर कौन हो सकता है, उस एरिया का जनता का सेवा कौन कर सकता है, उस जनता में उस क्षेत्र में किसकी पकड़ है, वो सबको कैटेगरी को देखते हुए वो कैंडिडेट को चूज किया जाता है। हमारे पास 3 सीट मिला है, 3 सीट में एक सुरक्षित सीट है, तो वहां पे हमने पासवान भाई को हमने टिकट दिया। 2 सीट हमारे पास था, झंझारपुर और मोतिहारी। तो जहाँ पे क्या होता है कि जीतने के लिए हमें लड़ना रहता है, तो हमने वो एक जगह बनिया समुदाय से हमने टिकट दिया और एक जगह हम कुशवाहा समाज से हमने टिकट दिया, ओबीसी को हमने टिकट दिया। तो मेरा लक्ष्य है चुनाव जीतना, फॉर्मेलिटी निभाना नहीं। ऐसे तो मैं खुद भी लड़ सकता था, लेकिन लड़ने से नहीं होता ना। जीतेंगे तो हम सिकंदर होंगे और हार गए तो हम क्या रहेंगे, जीरो। और जब हार गए तो हमारी आवाज कौन सुनने वाला, कौन हमारी बात सुनने वाला। और जब जीतेंगे सिकंदर रहेंगे और जो हम चाहेंगे वो होगा। और सिर्फ एक व्यक्ति को उत्थान करने के लिए हम यहाँ नहीं आए। अगर हम सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, तो एक व्यक्ति उत्थान होता है। और जब पार्टी मजबूत होता है तो पूरे राज्य के जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे राज्य के 13 करोड़ जनता का उत्थान होता है। जो मेरा मोटो है, गरीब पिछड़ा दलित को उत्थान हो, वो मैं पूरा कर सकता हूँ। तो हमारी लड़ाई व्यक्ति विशेष नहीं है, हम सबके लिए है, सबको लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब चुनाव मैदान में जाते तो हम सभी जाति धर्म का वोट लेने का उम्मीद रखते हैं और सभी के पास जाते हैं झोली फैलाने के लिए कि आप हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए। और उस जगह पे अगर हम जाति करेंगे तो कल आप फिर आप लगाइएगा कि देखिए आपने अपने परिवार में सबको चुनाव लड़ा दिया, 3 सीट मिला, 3 अपने जाति को लड़ा दिए, फिर उस समय में भी आप आरोप तो लगावे कीजिएगा। इससे पहले चुनाव जब 11 सीट हमने लड़ा था, वहां 4 निषाद को हमने लड़ाया, हमारे चारों हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि क्या होता है, सब चीज लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी चाहिए। हम जिस वर्ग से आते, पिछड़े समाज से आते, हमारी पहले से तैयारी नहीं होता है। एट ए टाइम हम तैयारी करते तो उतना सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं होता है, हमारे पास लोगों तक पहुंचने का सिस्टम होता है। क्योंकि राजनीति में आपको 365 दिन सेवा करना होता है, ठीक है, और कंटिन्यूटी रहना पड़ेगा, हारिए और जीतिए उसके पीछे लगा रहना पड़ता है। तो अभी हमारा उतना बड़ा बेस नहीं है हमारे लोगों के पास 365 दिन काम करने वाला। भविष्य में ऐसा होगा, हम लोग लाएंगे आगे। टिकट बंटवारे को लेकर एक और आरोप लगा कि आरजेडी और तमाम जो दल हैं वो आरएसएस को इतना गाली देते हैं, लेकिन आरएसएस बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को आपने झंझारपुर से टिकट दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सब आदमी कहीं ना कहीं अगर आरएसएस वो होता तो हमसे टिकट ही नहीं लेता। मूल तो जो आरएसएस होगा वो हमारे साथ कभी नहीं समझौता करेगा, हमारे साथ आ ही नहीं सकता, हमारे चुनाव ही नहीं लड़ सकता। ये आरोप है लोगों का। अब व्यक्ति है, कहीं पे काम किया, आज आप एबीपी में काम करें, कल किसी और संस्था में काम करेंगे, कल और जगह पे काम करेंगे, तो ये क्या है? हमको क्या है? आरएसएस क्या है? हिंदू? तो हम हिंदू नहीं है। आप हमको भी जोड़ सकते हैं आरएसएस से, नहीं भी जोड़ सकते हैं। आरएसएस को जो चीज अच्छा लगेगा उसको अडॉप्ट करेगा, जो चीज अच्छा नहीं लगता वो चीज हमको पसंद नहीं है। आरएसएस हमको बहुत ऐसी चीजें हैं वो मुझे पसंद है, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं है। तो पर्दे के अंदर रहकर आरएसएस की कुछ बातें आपको पसंद है, कुछ बातें पसंद है। अगर धर्म के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो बुरा क्या है? हम भी तो काम करते हैं। लेकिन वही पर्दे के पीछे रहकर सिर्फ बैकवर्ड पिछड़ा दलित को परेशान करने वाला अगर उनकी पॉलिसी है, सिर्फ एक समुदाय को आगे लाने की पॉलिसी है, तो वो बहुत गलत है और उसका विरोध कर रहे हैं। उस आरएसएस में सब आदमी गलत नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत सारे लोग गलत भी काम करते हैं। वही आरएसएस के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम बहुत मानते हैं। उन्होंने पत्रकार को कहा ये मेरा दुश्मन नहीं है, मेरी तीसरी आंख है। विरोधी जो होता है वो मेरी तीसरी आंख है, जो मैं नहीं देखता हूं वो मुझे दिखाया जाता है और मैं देख के वो काम करता हूं। ये अच्छे विचार है, लेकिन आज के मोदी जी को पसंद नहीं है। आज के मोदी जी को अगर कोई उंगली दिखाए, उसको आईना दिखाए, उनको कुछ बात कहे तो उनको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे नहीं मानते थे। ठीक है, तो जो गलत विचारधारा से राजनीति करेंगे उनको हम लोग पसंद नहीं करते। जो अच्छे विचारधारा से काम करते हैं उनको हम पसंद करते हैं। आप मेरे रूम में चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपको तस्वीर दिखेगा ऑफिस में। उसी जगह हम लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं लगाए हैं। अच्छा, दफ्तर में आपने वाजपेयी जी की तस्वीर लगा रखी है? हाँ, लगा के रखा है। एल के आडवाणी की तस्वीर नहीं है? नहीं लगाया।
क्योंकि उन्होंने मंडल बनाम कमंडल लेके चला था और सरकार गिरा दिया था बीपी सिंह के समय में। उस समय में मंडल कमीशन लागू नहीं होने दिया था, जिसके कारण 1990 में सरकार गिरा, 93 में जब जाके कांग्रेस का सरकार आया तब ओबीसी को आरक्षण लागू हुआ। तो हर व्यक्ति, भाजपा में सब व्यक्ति खराब नहीं है, कुछ व्यक्ति अच्छे भी हैं, कुछ लोग खराब है। जो खराब है उनसे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अच्छे हैं उनको हम सम्मान देंगे। भाजपा नेताओं से भी बात होती है आपके फोन पे? अभी हम चुनाव के समय में किसी से बात नहीं करते हैं। किससे अच्छे व्यक्तिगत संबंध है आपको? सबसे बढ़िया कौन लगता है वहाँ पे भाजपा में? अभी कोई अच्छे नहीं लगते हैं, सब अभी दुश्मन है हमारे। सभी दुश्मन है अभी? हाँ। अच्छा, जब अभी ये चल रहा था, ये रामनवमी का समय था, तो उसी समय जो है मछली खाने वाली तस्वीर आपकी वायरल हो गई। जानबूझ के आप लोगों ने किया था कि राजनीति थोड़ी गर्माए? हमने उस पर देखिए डेट भी लिखा था, हाँ, ताकि किसी को आहत ना हो कि हम कितने तारीख का ये किए हैं। हाँ। और हमें पता था कि बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगना है, तो डाल दिया कि हाँ चलिए तो मिर्ची लगा। हाँ, वो ये उद्देश्य था कि दो भाई, हाँ, युवा नेता, दो भाई हाँ, आपस में मिल गए हैं और बिहार में भाजपा को बैंड बजा रहे हैं। हाँ, और जब बैंड बजा रहे हैं तो उनको पता है कि उनको मिर्ची लगना तय है। तो हमने जिक्र भी किया कि बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगेगा, क्योंकि इतना उम्मीद नहीं कर रहा था भाजपा कि हमको बिहार में तेजस्वी जी या मुकेश सहनी हमको इतना बैंड बजाएंगे। वो ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे थे और हमने वो उम्मीद से ज़्यादा हमने काम किया। हम लोगों को दोस्ती हो गया है, क्योंकि हम लालू जी को विचारधारा को हमेशा मानते रहे हैं। कुछ हमारा आपस में कुछ गलतफहमी कुछ हुआ जिसके कारण हमारे गठबंधन टूटा था 2020 में, फिर हमारी आपस में समझौता हो गया। और ये हर गांव हर घर का ये कहानी है। आपके भाई भाई में आपस में मतभेद होगा, लेकिन समय रहते हुए ठीक होता है। आपके धर्मपत्नी से भी कुछ बात को लेके आपका 2 रोज 4 रोज तक बात नहीं होता होगा, मेरा भी ऐसा होता है, ये फिर सेटल हो जाता है। लेकिन बहुत ऐसे चीज होता है जो कभी सेटल नहीं होता है। तो वो है भाजपा, जिन्होंने जितना मेरे तकलीफ दिया, जितना मुझे परेशान किया, जितना मुझे रोड पे लाया, वो इतना आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। अभी उनको हम लोगों को सत्ता से दूर करके ही हम लोग आराम से बैठेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव से ऐसी कोई डील हुई है क्या कि अगली बार जब बिहार में चुनाव होगा आप लोग जीतेंगे तो आप डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? डील का क्या होता है कि देखिए, आपके पास जब आप चुनाव साथ में लड़िएगा, आपके पास भी बहुमत आएगा, उनके पास बहुमत होगा। और जब बहुमत साथ में मिलकर अगर सरकार बनाते हैं तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे। हमारे पास सीट कितना जीत के आएंगे उसके आधार पे हमारी पार्टी का भी उस सरकार में ताकत होगा। पावर तो एक ही होता है, सीएम। डिप्टी सीएम निश्चित तौर पे आज की तारीख में हम भी राष्ट्रीय जनता दल एक महागठबंधन है, उसमें हमारी पार्टी एक अहम रोल अदा कर रही है। हमारे पास एक वोट बैंक है, तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि निषाद का बेटा डिप्टी सीएम हो। तो मतलब आने वाले समय में हम डिप्टी सीएम के रूप में आपको देख सकते हैं? जरूर। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव जीत जाती है तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल कौन होगा? कौन बढ़िया है, कौन सबसे अच्छा है? वो समय आएगा तो उस पर डिस्कशन होगा। आपकी पसंद क्या है? अभी इस पे कोई पसंद करने की अभी कोई बात ही नहीं चल रहा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम छोटे से प्लेयर हैं। हमारी पार्टी 3 लोकसभा सीट जीतेंगे तो हम 3 हमारे पास सांसद होंगे और फिर सांसद बैठ के डिसीजन होगा कि देश में किनके ऊपर। राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी जी हैं, अखिलेश जी हैं, केजरीवाल जी हैं, तमाम देश में बहुत सारे विपक्ष में हैं, साउथ में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, या ममता दीदी है, कुछ लोग हमारे इंडिया गठबंधन में है भी, कुछ नहीं भी है। तो ये सब मिलकर डिसीजन लिया जाएगा और जो लोग भी डिसीजन लेंगे मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर डिसीजन लेंगे। ठीक है। रोहिणी आचार्य और मीसा भारती दोनों चुनाव लड़ रही हैं, दोनों में से बेहतर कौन लगती हैं आपको? लगता है कि हाँ दोनों बेहतर है। अगर किसी एक की बात करें थोड़ा, क्यों एक को बात बेहतर करें? दोनों बेहतर है, दोनों अच्छी हैं, दोनों अच्छी है। दोनों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और दोनों को हम जिताएंगे और मजबूती से अच्छा काम करेंगे, चुनाव जीत के जाएंगे। लालू जी का परिवार के लालू जी का खून है, तो लालू जी के ही जैसे सोचेंगे वैसे ही काम करेंगे। अच्छा, भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री, अगर मनमोहन सिंह की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, तो दोनों में से आपकी पसंदीदा कौन है? होता ना कि हमारे फेवरेट है, हमें अच्छे लगते हैं। दोनों हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन दोनों में से एक को अगर ज़्यादा बेहतर अगर हम बता सकते हैं तो हम मनमोहन सिंह को कहेंगे। मनमोहन सिंह आपको ज़्यादा? जिसमें देश का विकास हुआ, देश बहुत आगे निकला, हर चीज़ का उनमें समझदारी था, जाति धर्म सब चीज़ से उठकर उन्होंने देश में राजनीति की। अगर अटल बिहारी वाजपेयी का अगर देखेंगे, शुरुआती दिन देखेंगे, तो वो भी इसी तरीके से था कि नफरत वाला राजनीति था, मंडल बनाम कमंडल, क्योंकि उस समय भी लीडर तो वही थे।
लाल कृष्ण आडवाणी तो सेकंड पावर थे ना, फर्स्ट पावर तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से आपको बेहतर कौन लगता है? दोनों अच्छे, इनमें से अगर दोनों किसी एक की बात करें तो? दोनों राजीव जी के सुपुत्र पुत्री और पुत्र हैं, हम्म, और राजीव जी भी महान नेता रहे हैं। हम्म, और अब इसमें से ये तो हो गया कि लड़ाई लगाने वाला सवाल आप कर रहे हैं, दोनों अच्छे हैं। आपने फिल्मों में भी काम किया है, मुंबई भी आप रहे हैं, सेट डिजाइन का आपने काम देखा है, तो अभी भी बॉलीवुड के किसी साथी या मित्र से बात होती है आपकी? नहीं, बहुत कम ऐसे कभी है, भोले भट्ट के कभी किसी से बात हो जाता तो हो जाता, अभी नहीं के बराबर होता। अच्छा, मुंबई में जो आपने फिल्मों में जो काम सीखा, जो अनुभव मिला, उसका इस्तेमाल राजनीति में हो पाता है? जी हाँ, बहुत। जैसे कैसे उसका इस्तेमाल करते जैसे अभी आपके हाँ। स्टूडियो वाला फील आप हमारे ऑफिस में कर रहे हैं, हाँ, हाँ, तो ये बॉम्बे वाला भी अनुभव है। हाँ, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग उसको उपयोग कर लेते हैं बिहार में। सोशल मीडिया पे अच्छा काम कैसे करना, प्रचार उचार कैसे करना, क्योंकि हम लोग फिल्म को ब्रांडिंग करने में उस तरीके से इस्तेमाल करते थे। बैनर वैनर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, स्टेज कितना अच्छा आप लगवा सकते हैं, कैसे रैंप बनवा सकते हैं, तो वो सब चीज़ मैं बॉम्बे का जो बॉलीवुड का तड़का जो है समय समय पे हम अपने राजनीति में लगाते रहते हैं। हेलीकॉप्टर से आप प्रचार कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि भाई हेलीकॉप्टर है आपके पास, ले तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि चलिए मुकेश भाई साथ ही में आप ही हेलीकॉप्टर में घूमते हैं बैठ के। प्रचार का समय है, साथ में हम लोग कैंप कर रहे हैं, तो अभी हम लोग इतना भी पैसे वाला नहीं कि अलग अलग हेलीकॉप्टर लेके घूमेंगे, फिर अलग अलग जगह पे जाके कैंडिडेट को बटन डालेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग में है कि उसके खर्चा जो है कैंडिडेट में ऐड होता है। हमारे लिए अलग सभा, उनके लिए अलग सभा अरेंज करना, ये सब कठिन होगा, तो हम लोग दोनों भाई साथ में प्रचार कर रहे हैं। आपके संघर्ष की कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन अगर हम आपके जीवन सार को समझें तो बहुत शॉर्ट में समझाइए कि आपने बचपन में कैसे आपने काम किया। बहुत उसके लिए हाँ, आपको फिर से समय लेना पड़ेगा, अभी बहुत फिर भी टाइम हो थोड़ा सा चुका है। एकदम संक्षेप बताइए कि आप संघर्ष यही है कि गरीब घर में जन्म लिए हैं, हम्म, 900 रुपये महीने पे नौकरी करके बम्बई में संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो ये संघर्ष जो है 21 साल 22 साल का संघर्ष आपको 21 मिनट और 1 मिनट में सम्मिलित नहीं होने वाला है। इसके लिए तो कई फिल्म बन जाएंगे, और ये भी समय आने पे 25 के चुनाव के बाद हमारे ऊपर फिल्म भी बनना तय है, उस पर भी काम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टोरी है, तो इतना जल्दी शॉर्ट नहीं होगा। अब फिर आप भी समय लेके हमारे साथ बैठिएगा, आपको चाय पिलाएंगे, हम भी फुर्सत होकर आपको पूरी कहानी ठीक है। बताएंगे। बिहार की जनता के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। बिहार के जनता के लिए यही कहेंगे कि आप साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और बिहार के जनता से मैं कहूँगा कि देश में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी का फिक्र नहीं है, वो बड़े अडानी अंबानी जैसे लोग होते हैं जो हजारों लाखों करोड़ के मालिक होते हैं, उनके गरीब से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा वो होते हैं जो रात में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पाएंगे तो आपके लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे। तीसरा जो वो लोग होते हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा मिडिल क्लास परिवार होते हैं, नेता को सुनते हैं, नेता अच्छा बोल रहे हैं या गलत बोलते हैं, उनके पास सोचने समझने का पूरी शक्ति है। तो मैं आप सभी तीसरे जो कैटेगरी में जो आप साथी हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, और ये चुनाव का समय है, और चुनाव का समय में किसी न किसी एक को आपको चुनना है, और उनको चुनिए जो आपके देश के लिए बेहतर हो, आपके राज्य के लिए बेहतर हो, आपके लोकसभा क्षेत्र के लिए बेहतर हो। पूर्व में जो काम किए उनको भी देख लेना कि उन्होंने जो आपसे वादा किया वो पूरा किए कि नहीं किए, और प्रेजेंट में आप देखिए कि क्या करना है, क्योंकि देश की जनता जो है वो मालिक है, नेता मालिक नहीं है, नेता जो है सेवक है। तो देश का जनता आप मालिक हो, तो आप मालिक वाला निर्णय लीजिए कि देश में जो पिछले 10 साल से जो सरकार चलाए हैं वो आपके लिए कितना अच्छा काम किए। अगर अच्छा काम किए तो निश्चित तौर पे उनके लिए सोचिए, और 10 साल में अगर आपके लिए अच्छा नहीं सोचा गया तो निश्चित तौर पे उसको बदलिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नेता के लिए सिर्फ 5 साल का ही समय दिया गया, क्योंकि नेता 5 साल में जो वादा करे वो पूरा करे, अगर पूरा नहीं करते तो जनता के पास पूरा अधिकार है बदलने का, और हमने तो 10 साल समय दे दिया है। सोचना आपको है, विचार आपको करना है, हम आपकी आवाज़ बन के जनता के बीच में आ रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे मुकेश सैनी हमारे साथ, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पे बातचीत की, तमाम सवाल पूछे, इन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिए। बाकी हमारी बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है।